आप सभी को नमस्कार। मैं मदनलाल करनाल हरियाणा से। जीवन या कविता इकहरी और एक अर्थी नहीं होती। इसी विषय पर आदरणीय राहुल राजेश जी के विचार, उनके एक आलेख के माध्यम से आप सबके सामने। कुछ वर्षों पहले तक यह खूब कहा जा रहा था कि आजकल कविता एक जैसी या इस जैसी या उस जैसी लिखी जा रही है। अब इधर यह लगातार कहा जाने लगा है या कहीं समझाया जाने लगा है कि आजकल हिंदी की अधिकांश कविताएं इकहरा और एक अर्थी होती जा रही हैं। आशय और संकेत यह है कि हिंदी में रचनारत अनेक युवा कवियों में मात्र और मात्र कुछ एक युवा कवि ही ऐसे हैं जिनकी कविताएं बहुअर्थी हैं, इकहरी नहीं हैं, किन्हीं की छोड़ी हुई जूठन नहीं है, अलग, अद्भुत, अनूठी, अद्वितीय हैं, आदि आदि। बाकी सब तो बेकार, बकवास और इकहरी एक अर्थी कविताएं लिख रहे हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि किन अर्थों, आयामों और मानकों को आधार बनाकर किसी की कविता को बहुअर्थी और किसी की कविता को एक अर्थी कहा जा रहा है। क्या कोई भी जीवन इकहरा होता है? क्या कोई भी जीवन एक अर्थी होता है? क्या कोई भी वाक्य, कोई भी कथन इकहरा एक अर्थी होता है? क्या गांधी जी का कहा यह नीति कथन या सूत्र वाक्य सत्य ही ईश्वर है, बिना किसी जटिल विन्यास, बिना किसी चमत्कारी बिंब, बिना किसी गहन गुंफन के बावजूद इकहरा है? क्या इस सरल और स्पष्ट कथन में कर्म, धर्म, योग, अध्यात्म, संतोष, संयम, सदाचार, सद्विचार, सद्मार्ग, प्रेम, मानवीयता, त्याग और अहिंसा आदि के संदेश निहित और परिलक्षित नहीं है? क्या धूप में तपे, पसीने से लथपथ, कृषकाय और इकहरी कद काठी वाले मजदूर या किसान का जीवन इकहरा या एक अर्थी होता है? क्या उसकी पेट, पीठ, सटी, पिचकी देह केवल मजदूरी या किसानी की ही द्योतक है? क्या वह देह या वह जीवन मनुष्य की भूख मिटाने के लिए किए जाने वाले श्रम, पेटी नहीं वरन पेट भर लेने का संतोष और संयम, धूप, धरती, मिट्टी, बारिश, बाढ़, सूखे, अकाल, विपन्नता, प्रकृति और खेत खलिहान, गांव, ज्वार, परिवार से उसके कई कई रिश्तों का द्योतक नहीं है? क्या इन सबसे उसके इन रिश्तों को स्पष्ट करने के लिए उसकी देह को किसी अतिरिक्त और आयातित बिंब या बहुअर्थी वाक्य की आवश्यकता है? क्या किसी अलग, अनोखे, अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम चित्र वर्णन की आवश्यकता है? क्या निराला की पंक्ति, पेट पीठ दोनों मिलकर हुए एक, चल रहा लकुटिया टेक, जैसी स्पष्ट, बिना किसी चमत्कारी बिंब वाली सीधी सादी पंक्ति दीनहीन भिक्षुक और उसके देश, काल, समाज और राज की स्थिति को स्पष्ट करने में असमर्थ रह गई है? क्या बिना चमत्कारी बिंबों, बिना गूढ़ अमूर्तनों, बिना जटिलताओं, बिना कृत्रिमताओं के किसी कविता का आस्वाद या संवेदन कम हो जाता है? क्या निराला की उक्त पंक्ति या भिक्षुक शीर्षक पूरी कविता में कविता का आस्वाद या संवेदन तनिक मात्र भी कम रह गया है? क्या सादगी और सरलता कविता की पोशाक नहीं बन सकती? क्या कविता को हरदम और अनिवार्यतः भारी भरकम और तड़क भड़क वाले चमकीले चमकदार परिधान ही पहनने होंगे? तब जाकर पाठकों को यह कविता का आस्वाद देने और संवेदित करने में समर्थ हो पाएगी, अन्यथा नहीं। क्या कविता की आत्मा भावों और संवेदनाओं में नहीं बसती है? या फिर वह शिल्प, कहन,
भाषा, शैली, बिंबों, आडंबरों आदि का गठन मात्र है? क्या कविता केवल कुछ कहने का कौशल मात्र है? क्या कविता पाठकों को चकित विस्मित करना मात्र है, या फिर यह पाठकों के अंतस्मय अनुभूतियों का पुनर्सृजन भी है? क्या कविता का आस्वादन मात्र और मात्र कविता कहने के कौशल में ही निहित और सीमित है? क्या कविता अंतः प्रयोग, तकनीक, कौशल, औजार, उपकरण आदि का उत्पाद और प्रतिफल मात्र है? यदि सचमुच ऐसा ही होता तो फिर सूर, तुलसी, कबीर आदि के काव्य लोकमानस की स्मृतियों में सदियों सदियों तक जीवंत जागृत रहते ही नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि इनके पद, इनके दोहे किसी उक्ति चमत्कार, किसी उक्ति वैचित्र या किसी गूढ़ जटिल काया कलेवर के बूते नहीं, वरन अपनी सरलता, अपनी सादगी और लोकमानस से सीधे सीधे जुड़ने और संवाद करने के सामर्थ्य के बूते ही आज भी इतने जनप्रिय हैं। कहा जा रहा है कि आज की कविता समाज से कटती जा रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि समाज ही आज की कविता से जुड़ नहीं पा रहा है। लेकिन आज की कविता अगर जनमानस को नहीं भा रही है, या आज की कविता लोक समाज से कटती जा रही है, तो क्या इसके पीछे के कारणों में कविता का अत्यधिक अभिजात्यपूर्ण, अत्यधिक कृत्रिम, अत्यधिक पराई और परदेशी होते जाना नहीं है? जब कविता सीधे संवाद करती थी, जब कविता जनमानस की भाषा बोलती थी, जब कविता जनमानस को चिन्हती थी, तब जनमानस भी, समाज भी कविता को सिर आंखों पर उठाता था, उसको सुनने, गुनने, समझने का प्रयास करता था, कविता में आनंदित, आह्लादित होता था। जब कविता जनसाधारण का वर्ण करती थी तो जनसाधारण भी कविता का वर्ण करता था। तब जनसाधारण भी कविता सुनने, गुनने, समझने को उत्सुक, लालायित रहता था। यही कारण था कि तब लोग गांव के गांव बैलगाड़ियों में सवार होकर भी दूर दराज से मीलों मील सफर कर भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नीरज नेपाली आदि जैसे जन कवियों को सुनने आया करते थे। आज की कविता जन का पक्षधर होने का दावा तो करती है, लेकिन उनकी बोली बानी में कुछ नहीं कहती। कहने के लिए वह 7 समुंदर पार झांकती है, यहां से नहीं वहां से कहने की आदा सीखती है। फिर काहे को यहाँ के जन, यहाँ के गण आज की कविता को अपना माने, अपना कहें, कान देकर सुने गुने? आज तो कविता एक दायरे और एक खांचे में सीमित, संकुचित हो गई है। अब मंच से पढ़ा जाना न तो उसे सुहाता है और न उसके संरक्षकों को सुहाता है। एक मिथ्या धारणा बहुप्रचारित कर दी गई है कि मंच से पढ़ी जाने वाली कविता यानी मंचीय कविता स्त्रीय कविता नहीं होती, बल्कि स्त्रीय राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छपने और एक खास किस्म के साहित्यिक वर्ग के द्वारा पढ़ी, सराही, समझी जाने वाली कविता ही असल में उम्दा, उत्कृष्ट कविता है। कहा यह भी जा रहा है कि आज की कविता में प्रकृति गौण हो गई है। सच है कि आज की कविता में प्रकृति गौण तो क्या, एकदम निष्कासित, तिरस्कृत, बहिष्कृत हो गई है। कविता से लय, ताल, छंद, गीतात्मकता आदि जैसी कर्णप्रिय और चित्ताकर्षी काव्य तत्वों को तो कब का निष्कासित, निषिद्ध किया जा चुका था, और कविता पद्य की देहरी लांघ कर कब की गद्य के मैदान में चौके छक्के लगाने लगी थी। पर संतोष की बात यह थी कि कविता मुक्त छंद में रची जाने तक कम से कम कविता तो लगती थी, क्योंकि मुक्त के साथ छंद तो कम से कम साथ थे। लेकिन अब कविता इससे बहुत आगे की चीज हो गई है, और वह
न सिर्फ अपनी जुबान बल्कि अपनी काया भी बदल चुकी है, क्योंकि अब तो आयताकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, चौकोर कविताएं लिखी जाने लगी हैं। ऐसे में कविता का कृत्रिम हो जाना, प्रकृति से दूर, बहुत दूर हो जाना तो स्वाभाविक ही है। एक दौर में कविता में प्रेम को निषिद्ध किया गया था, दूसरे दौर में प्रकृति निषिद्ध हो रही है। एक दौर में कविता एक विशेष विचारधारा की पोषक वाहक बनकर जन की जुबान कहने का दावा करते रहने के बावजूद जन से कट गई। अपनी मौलिकता, नैसर्गिकता और कलात्मकता के लोभ, लालच और जनप्रियता से अधिक यश कामना की शिकार होकर लोक और प्रकृति से कट गई है। कृत्रिम यानी सिंथेटिक हो गई है, बिल्कुल सिंथेटिक मिल्क की तरह। लेकिन भला हरी हरी घास चरकर गाय के थन में शनई शनई उतरे दूध के स्वाद और गुणों के सामने इस सिंथेटिक मिल्क की क्या बिसात, क्या औकात। सिर्फ प्राचीन आयुर्वेद ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि हरी हरी घास चरकर गायें जो दूध देती हैं, उस नैसर्गिक दूध से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होती, जिसकी यह पूरी की पूरी खाई अघाई सभ्यता की शिकार हुई जा रही है। उल्टे हरी हरी घास से उतरे दूध से अनपच, दमा आदि जैसी जान खाऊ बीमारी भी दूर भागती है। लेकिन इस सिंथेटिक मिल्क के लुभावने विज्ञापनों और कारोबारी समर्थकों, प्रचारकों की तरह इस सिंथेटिक कविता के भी लुभावने विज्ञापन और भरमाने वाले समर्थक, प्रचारक भी कम नहीं है कविता के बाजार में। हाँ, बाजार में, क्योंकि अब कविता को भी एक प्रोडक्ट के रूप में ही रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी जितनी चमकदार फिनिशिंग और जितनी चमकीली पैकेजिंग होगी वह उतनी ही अधिक बिकेगी, उसकी उतनी ही अधिक मांग बढ़ेगी। दरअसल एक जैसी या इस जैसी या उस जैसी रची जा रही कविता, जैसे जोर शोर से बारंबार लगातार दोहराए सुनाए जा रहे जुमलों से अकबकाए घबराए सैकड़ों सृजनशील खासोआम युवा कवियों के बीच कुछ अलग हटकर रचने की हड़बड़ाहट भरी चाह और उत्साह से कई क्रांतिकारी कवियों को एक जैसी भाषा, शिल्प, शैली और कहन की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। जहां कुछ भी देशज नहीं था, सब कुछ आयातित था। जहां कुछ भी सरल सहज नहीं था, सब कुछ जटिल और दुरूह था। जहां सब कुछ चमचमाता चमकीला था, कुछ भी धूसर मटमैला नहीं था। जहां सब कुछ तराशा मांझा था, कुछ भी अनगढ़ नहीं था। यहां तक कि जहां दुख और उदासी भी स्वर्ण जड़ित काया में कमनीय प्रतीत होती थी। ऐसे में कुछ कवियों को लगा कि कविता की काया का चकमक, चमकीला, चमत्कारी, विस्मयकारी, मुग्धकारी होना अत्यंत अनिवार्य था। तभी उनकी कविता अलग, अद्भुत, अनूठी, अद्वितीय लगेगी। उन्होंने यह माना कि कविता के मन की सादगी से कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कविता की देह पर चकित करने वाले शब्दों, बिंबों, वाक्यों और सूत्र वाक्यों की मीनाकारी। ऐसे में यह जरूरी हो गया कि कविता में अनुभवों और अनुभूतियों से ज्यादा ध्यान कविता की काया और कविता की माया पर लगाया जाए। कवियों ने कविता को संवेदनाओं का कैनवास बनाने की बजाय विचित्र से विचित्रतर बिंबों और अमूर्तनों का अबूझ कैनवास बनाना शुरू कर दिया। मेधावी कवियों ने कविता को औजार, उपकरण, तकनीक और कौशल की आजमाइश के मैदान में तब्दील कर दिया। कवियों की मेधा कविता को बारीकी से तराशने लगी और कुछ इस तरह तराशने लगी कि वह देशी नहीं, इंपोर्टेड दिखे, एक्सपोर्ट क्वालिटी की दिखे।
इसके लिए उन्होंने 7 समंदर पार तक की श्रम साध्य, समय साध्य, धैर्य साध्य और दुरूह यात्राएं की और वहां से कविता में समृद्धि और सामर्थ्य लाने की जहमत उठाई। फलतः कविता में कहन और लिखन की जादूगरी पैदा करने की होड़ लग गई। कविता खेत में ठेहुने भर पानी में धान रोपती स्त्री नहीं रही। वह शीश महल में इठलाती इतराती परी सुंदरी हो गई। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कविता धन्य हुई। कवि धन्य हुए, आलोचक धन्य हुए, प्रसन्न हुए। कविता के आकाश में कुछ कवि शुक्र तारा की तरह चमचमाने लगे, कुछ धरु तारा की तरह, कुछ कवियों का समूह सप्तऋषि की तरह चमकने चमचमाने लगा। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि सूचना, बुद्धि, ज्ञान और विवेक में फर्क होता है। सूर तुलसी कबीर के वाक्य में पांडित्य प्रदर्शन नहीं था, सूचनाओं का अंबार नहीं था, वहां केवल सादगी थी और जीवन जीने के लिए आवश्यक विवेक और ज्ञान का सरल संप्रेषण और विवेचन था। यहां यह भी जानना जरूरी है कि कविता क्या औजार, उपकरण, तकनीक, कौशल और पांडित्य प्रदर्शन का उत्पाद प्रतिफल है? कविता क्या केवल और केवल विरोधाभासों, प्रतिलोम, युग्मों, विरोधाभासी एवं असंगत कथनों, असदृशों, मति विलास, विचित्र उपमाओं, अमूर्त बिंबों और अति बौद्धिकता आदि का ही संगोफन मात्र है? या फिर कविता वह होती है जो सीधे सीधे दिल में उतर जाए? यह कविता का दुर्भाग्य रहा कि वह पहले एक खास तरह की विचारधारा से आक्रांत हुई और धीरे धीरे नारों में तब्दील हुई, फिर भाषा, शैली, कहन, अमूर्त बिंबों और अंततः अति अमूर्तन की शिकार हुई। और इस तरह जन जवार लोक समाज से दूर हुई कविता। सच तो यह है कि 17वीं सदी में चंद दशकों के लिए परवान चढ़ी और उतरी और फिर 20वीं सदी में कुछ दशकों के लिए पुनः लोकप्रिय हुई और फिर दुरूहता और कृत्रिमता के कारण अंततः दरकिनार कर दी गई। अंग्रेजी मेटाफिजिकल पोएट्री की तर्ज पर नकल कर रची जा रही कविता चमकाती चौंकाती जरूर है, लेकिन जहन में ठहरती कहां है? क्या यह सच नहीं है कि इस तरह रची जा रही कविता एक सम्मोहन तो जरूर पैदा करती है, पर ऐसी कविता प्रायः अति गद्य और अति गुम्फन का शिकार हो जाती है और एक ही कैनवास पर एक ही साथ एक ही बार में ढेर सारे रंगों और शेडों का प्रयोग करने से तस्वीर धुंधली हो जाती है। ढेर सारे संदर्भों, सूचनाओं, आख्यानों, उपाख्यानों, कथाओं, उपकथाओं आदि के जबरन समावेश से पैदा हुई कविताई करिश्मा के बावजूद कविता में बोझिलता आ जाती है और कविता पढ़ने के बाद मन, चित्त और दिलो दिमाग पर महज कुछ सूत्र वाक्य तैरते बच जाते हैं और कविता फिसल जाती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि कुछ सूत्र वाक्य ही कविता हैं? यह प्राय कहा जाता है कि यदि अच्छा साहित्य लिखना है तो खूब साहित्य पढ़ना, साहित्य का खूब अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन देशी विदेशी साहित्य का खूब अध्ययन करना और पढ़े सुने देखे के स्पष्ट सीधे प्रभाव में आ जाना एवं अपने लेखन में उनकी सीधी या परोक्ष, स्थूल या सूक्ष्म नकल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। विश्व साहित्य का अध्ययन और आस्वाद और उसके स्पष्ट प्रभाव में आकर लगभग अनुकरण करते हुए आयातित बिंबों के साथ कविताई करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात से इनकार करना असंभव है कि कोई भी लेखक या कवि अपने रचना कर्म में पूर्व में किसी पढ़ी सुनी देखी कृति से कभी प्रभावित हुआ ही नहीं हो। कविता और कवियों पर उसके पढ़े सुने देखे
जाने अनजाने छाया तो पड़ती ही है। लेकिन यहां यह समझने की जरूरत है कि किसी कृति, कवि, लेखक से कुछ समय या फिर लंबे समय तक प्रभावित होना अलग बात है, और उसके प्रभाव से ऊपर उठकर, बाहर आकर और मुक्त होकर नए धरातल पर पहुंचकर नई और मौलिक रचना करना बिल्कुल अलग बात है। उसके उलट किसी कविता या कवि की चालाकी भरी नकल करना बिल्कुल ही अलग बात है। जब हम अपने बच्चे का नाम रखने तक में यह सोचते हैं कि इसका नाम बिल्कुल अलग, अनूठा, नया सा हो, यह जानते हुए भी कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह नाम कहीं ना कहीं या तो जहन अवचेतन में ही पूर्व में से मौजूद रहता है, या किसी का पहले से ही वह नाम होता है। इतना ही नहीं, हम तो अपने रंग रूप में, अपने पोशाक में, अपने घर की साज सज्जा और वास्तु बनावट आदि में भी चाहते हैं कि कुछ अलग लगे। तो फिर कविता में तो अनुकरण से सायास बचना ही चाहिए। जहां हम किसी दूसरे की तरह दिखना, पहनना, सजना, संवरना, बनना, बनाना चाहते भी हैं, तो वहां यह तो साफ ही होता है कि हम फलां की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कविता के बारे में तो महान ग्रीक दार्शनिकों प्लेटो और अरस्तु ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया था कि कविता अनुकरण ही है। पोइट्री इज इमिटेशन। इतना ही नहीं, यहां तक कहा गया कि कविता अनुकरण का अनुकरण है। पोइट्री इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशंस। क्योंकि हम जो देखते हैं वह स्वयं एक छवि है, इमेज, इंप्रेशन है। फिर इस छवि का पुनः चित्रण अनुकरण का ही पुनः अनुकरण ही हुआ। ऐसे में हमें किसी कवि या कविता के प्रभाव में आकर कोई कविता लिखने से तो सायास, सावचेत बचना ही होगा, ताकि हमारी कविता न्यूनतम अनुकरण लगे। प्रसंगवश यहां विश्व साहित्य की नकल की प्रवृत्ति पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दशकों पहले ही दी जा चुकी चेतावनी को उद्धृत करना माकूल होगा। वह कहते हैं, हमारा यह तात्पर्य नहीं कि यूरोप के साहित्य के क्षेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहां ना हो। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है, तो वहां के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो, और उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाए। पर इसमें से कभी इसको कभी उसको यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है, जिससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है। अनाड़ीपन ही नहीं, जंगलीपन भी है। इतना ही नहीं, वह यहां तक कहते हैं कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठी की जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। यहां उनके द्वारा बलपूर्वक और खिन्नता पूर्वक कहे गए दो शब्दों जंगलीपन और भद्दी नकल पर गौर करें तो उस समय से ही हिंदी साहित्य में घुसपैठ कर चुकी नकल की बीमारी और उस दौर में भी इस बीमारी की भयावहता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन यह प्राय कम ही होता है कि हम अनुकरण से बचें। इसके उलट अब तो अलग, अद्वितीय, अनूठा, अद्भुत दिखने लिखने की आकांक्षा में विश्व कविता, लातीन अमेरिकी कविता, मध्य पूर्व देशों की कविता खूब पढ़ी जा रही है
और उनके जैसी लिखने दिखने की सायास कोशिश की जा रही है। इस प्रकार लिखी गई कविता पहले पहल बहुत मौलिक, बहुत अनूठी, बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन, बहुत अव्वल जरूर लगती है, लेकिन यदि कोई 10-20 लातीन अमेरिकी कवियों, 10-20 मध्य पूर्व देशों और यूरोपीय देशों के कवियों को पढ़ ले, 10-20 विश्व कवियों को पढ़ ले, तो उसे सहज ही अनुमान हो जाएगा कि बहुत मौलिक, बहुत अनूठी, बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन, बहुत अव्वल प्रतीत हो रही और जोर शोर से बतौर वानगी पेश की जा रही अधिकांश कविताएं बहुत सूक्ष्म या स्थूल, कलात्मक या भोंडी नकल या अनुकरण के सिवा और कुछ नहीं है। और इनमें चमकते चौंकाते अधिकांश बिंब इन्हीं विश्व कवियों की भाषा में बढ़ते खर्चे जा चुके जुठाए और आयातित बिंब ही हैं। वस्तुतः हिंदी में अभी जो चमत्कारी और चकित कर देने वाली कविता लिखी जा रही है, उनका आस्वाद 10-20 लातीन अमेरिकी, मध्य पूर्वी, इतालवी, जर्मन कवियों आदि यानी विश्व कवियों को पढ़ लेने से सचमुच बासी हो जाता है, क्योंकि इन पर उन्हीं विश्व कवियों का सीधा सीधा आयातित प्रभाव प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेख करना मानीखेज होगा कि जावेद अख्तर और यहां तक कि गुलजार जैसे बड़े कद के शायरों, गीतकारों के बारे में भी यह कहा सुना जाता है कि उर्दू के कई शायर, गजलगो और आलोचक उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उनकी नज़्मों और शेरों में उर्दू शायरी से चुराए गए अनेक मुखड़े, शेर और बिंब इस्तेमाल हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो शोध और बहस का मामला है, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बतूता का जूता कविता की गुलजार द्वारा एक फिल्मी गीत में की गई सीधी नकल का हालिया मामला तो सबको याद होगा ही। हिंदी के ही एक युवा कवि पिछले वर्ष लखनऊ से निकलने वाली एक पत्रिका समकालीन सरोकार में एक कवि आलोचक ने भी नकल और पैरोडी के कुछ ऐसे ही आरोप लगाते हुए एक लंबा आलेख लिखा था। वागर्थ के कुछ महीने पहले के किसी अंक में भी एक युवा कवि पर हिंदी के वरिष्ठ कवि कुमार अंबुज ने उद्धरणों के साथ यह आरोप लगाया था कि उक्त युवा कवि की समस्त कविताएं उनकी ही कविताओं की सीधी सीधी नकल है, इधर उधर से चुराकर और सीधे सीधे नकल कर फेसबुक पर अपने नाम के साथ चस्पा की जा रही शेरो शायरी पर भी एक पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी थी। उपन्यास के मामले में भी महुआ माझी का मामला ज्यादा पुराना नहीं है। यह सच है कि इस बात की पूरी संभावना रहती है कि किसी कविता या कहानी या रचना की कोई पंक्ति अवचेतन में आपके मन में बैठ जाए और लंबे समय बाद वह आपके लेखन में मिलते जुलते रूप में या हूबहू ही उतर जाए। यह तमाम नामी गिरामी विदेशी लेखकों के मामले में भी सच पाया गया है, लेकिन यह उनकी एकाध रचना या रचना अंश के संदर्भ में ही सही पाया गया है, इसलिए उन पर नकल के आरोप कभी नहीं लगे और इन्हें रचनात्मक संयोगों के रूप में ही देखा गया। यहां तक कि यह भी अनुमान लगाया गया कि विश्व के विभिन्न कोनों अत्रों में रचनारत लेखक कविगण किसी एक विषय या किसी एक मनस्थिति में एक जैसा ही सोचते हैं, पर यदि पूरी की पूरी किताब या सारी की सारी कविताओं पर नकल का आरोप लगे तो रचना की मौलिकता और लेखक या कवि की रचनात्मक मौलिकता संदेह के घेरे में तो आ ही जाती है। दरअसल अभी हिंदी कविता में दो तरह की प्रवृत्तियों का तीव्र प्रभाव दिखाई दे रहा है।
पहली प्रवृत्ति तो यह कि कविता में अब अभी बस कहन और लिखन के स्तर पर एक प्रकार की जादूगरी पैदा करने का उपक्रम खूब किया जा रहा है, या फिर मैंने इतना पढ़ा, फलाना को पढ़ा वगैरह वगैरह बघारने की बहुत ही ज़हीन और महीन कला काम में ली जा रही है। कह सकते हैं, जैसा कि सैमुअल जॉनसन ने भी कहा था, कविता में कविता कम, अकादमिकता ज़्यादा पिरोई जा रही है। और दूसरी प्रवृत्ति यह कि हिंदी कविता अभी गहन प्रयोग धर्मिता से गुजर रही है और वह अति शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय फलक पर फैल जाने को फड़फड़ा रही है। ऐसे में उसका विश्व साहित्य अर्थात वर्ल्ड लिटरेचर से आक्रांत और आवृत होते जाना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें असल खतरा यह पैदा हो गया है कि इस उपक्रम में कविता अनजाने अथवा सायास अति अनुकरण और अति अमूर्तन का शिकार होती जा रही है। इतना ही नहीं, इस कारण कविता की भाषा, शिल्प, शैली, कहन और बिंबों आदि में किंचित कृत्रिमता आने लगी है और कविता की नैसर्गिक सहजता समाप्त होने लगी है। मुझे लगता है कि कला के दायरे में रहकर सृजन करना तो ठीक है, लेकिन यदि सृजन तकनीक में तब्दील हो जाए तो वह सृजन का ही संहार करने लगती है। कहने की जरूरत नहीं कि तकनीक आरंभ में आकर्षित तो करती है, लेकिन अंत में उबाती ही है। इन सब बातों के बावजूद यह तो स्वीकारना ही पड़ेगा कि हरेक कवि सर्वप्रथम एक व्यक्ति होता है और हरेक कवि, चाहे वह टुच्चा हो या महान, बड़ा हो या छोटा, लोकल हो या ग्लोबल, उसके सोचने, देखने, विचारने के साथ साथ कल्पना करने, स्वप्न देखने तथा अनुभूति की क्रियाएं, प्रक्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं और अंततः इनकी अभिव्यक्तियां एवं परिणतियां प्रथमतः एक स्वतंत्र मनुष्य होने के नाते अलग अलग ही होती हैं। इसलिए उनकी निजी अनुभूति अभिव्यक्ति की तरह ही उनकी रचना और रचना प्रक्रिया भी प्रथमतः निजी ही होती है। कविता चाहे जितनी ही निर्व्यक्तिक, इम्पर्सनल हो, कवि तो हमेशा व्यक्ति, इंडिविजुअल ही होता है। इसलिए कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वह कवि हो, चित्रकार हो या संगीतकार, का नितांत अपना चयन और गमन होता है। जिसे मैं अपनी कविता को विदेशी या विश्व कविता के प्रभाव और छाया से सायास बचाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कविता को अपने रंग, रूप और स्वाद में विदेशज नहीं, देशज होना चाहिए। और यह भी कि कविता को कविता ही रहने देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे प्यार को प्यार ही रहने देना बेहतर है। इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि कोई पॉप, रैप, जैज में रमता है तो कोई कबीर के पदों में ही खोया रहता है। किसी को महानगर पसंद आता है तो किसी को गांव ही सहज लगता है। किसी को अमेरिका रास आता है तो किसी को अपना देश भारत ही न्यारा लगता है। अर्थात यह नितांत निजी और व्यक्तिक चयन और गमन और अंततोगत्वा नितांत निजी और व्यक्तिक सृजन अन्वेषण ही है। यहां महत्वपूर्ण बात तो बस यह है कि यह सृजन अन्वेषण मौलिक हो, और यदि 100% मौलिक नहीं भी हो तो इसमें न्यूनतम अनुकरण हो। ठीक इसी तरह और इसीलिए किसी कवि की कविता को इकहरी और जूठन करार देना और किसी की कविता को एकदम अलग, अद्भुत, अनूठी, अद्वितीय घोषित कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी घोषणाएं या ऐसे निर्णय हमेशा संदिग्धता के ही शिकार होंगे। हाँ,
अपने निजी पसंद नापसंद और कविता से अपनी अपेक्षाएं जाहिर करना एक सहज स्वाभाविक स्वतंत्र क्रिया है और इसका सदैव स्वागत किया जाना चाहिए। इस शाश्वत सत्य के बावजूद कि जो रचेगा वही बचेगा, यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हर एक कवि अपने समय की कविता में कुछ ना कुछ योगदान करता है, चाहे वह एकदम टुच्चा, एकदम औसत, एकदम बकवास कवि ही क्यों नहीं हो। इसलिए उस काल की कविता के इतिहास में अदने से अदने कवि का भी योगदान दर्ज किया जाएगा, भले ही उस काल के प्रतिनिधि कवियों का चयन स्वयं काल करे। आज हिंदी कविता में सैकड़ों कवि सक्रिय हैं। ब्लॉगिया और फेसबुकिया कवियों, शायरों, गजलकारों, आलोचकों, समीक्षकों और टिप्पणीकारों की भी भरमार है। उनके हजारों हजार साहित्यिक, गैर साहित्यिक, गंभीर अगंभीर, नियमित अनियमित पाठक भी हैं। यह सच है कि इन सबके सब फेसबुकिया, ब्लॉगिया कवियों, सब के सब स्वीकृत, अस्वीकृत, चर्चित, अचर्चित, पुरस्कृत, अपुरस्कृत, पुस्तकीकृत, अपुस्तकीकृत, प्रतिनिधि, अप्रतिनिधि कवियों में से ऐसे अनेकानेक कवि होंगे जिनको पाठक स्वतः नापसंद कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद यह भी तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इनमें से प्रत्येक कवि का एक ऐसा पाठक वर्ग तो होगा ही जो उसकी कविताओं का प्रशंसक होगा, चाहे वह पाठक वर्ग बिल्कुल छोटा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थे कविता या जीवन इकहरा या एक अर्थी नहीं होता, सहायक प्रबंधक राजभाषा, भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत आदरणीय राहुल राजेश जी के। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।